गुड मॉर्निंग क्लास 7th हिंदी मीडियम। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें और उसमें एक बार देखें। मध्यकाल प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को हम क्या कहते हैं? मध्यकाल का समय कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो प्राचीन और आधुनिक के बीच का जो समय था, यानी प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच का जो समय था, या मध्य का जो समय था, उसे ही मध्यकाल नाम दिया गया। इस समय क्या हुआ कि इस समय बाहरी विश्व के अलग अलग देशों से लोग क्या होते भारत के संबंध में आए। ठीक है, अरब से, टर्की लोग, मंगोल, चीनी, यूरोपी, ये सभी किस लिए आए? किसी न किसी, क्योंकि भारत जो है वो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ पे ढेर सारी नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संपदाएं प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, जिसकी वजह से ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए और यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, तो मध्यकालीन समय में क्या हुआ था कि बाहरी शक्तियां भी जो थी वो भारत के संपर्क में आ चुकी थी। ठीक है, और 18वीं शताब्दी के जाते जाते भारत में अंग्रेजों का भी साम्राज्य आ चुका था। और उसी समय उससे पहले क्या था? मुगलों का साम्राज्य था। तो मुगलों का इधर पतन हुआ, उधर 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। उस बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन समय कहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पेज नंबर 7 पे देखिए, टॉपिक दिया हुआ है मध्य युग के दौरान प्रमुख विकास। यानी मध्य युग के दौरान क्या हुआ? इस समय 18वीं से 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो भी समय था, उसमें बहुत सारे चेंजेस या परिवर्तन आए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन हो गया था, उधर मुगल साम्राज्य का भी पतन हो चुका था। तो क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या विकास हुए, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट दिया हुआ है, इस युग से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है, अतएव हम इस युग से अधिक परिचित हैं। यानी इस समय जो भी घटनाएं हुई, उनका सबका हमारे पास क्या है? साक्ष्य है, प्रमाण है। ठीक है, जिससे हमें इतिहास के उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात मध्यकालीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस युग में हमारे भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। यानी हमारा क्लोथिंग सिस्टम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, अनेक देशों ने भारत की आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उसके साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो बाहर मुल्क के जो भी लोग थे वो हमारे देश की इसी आर्थिक स्थिति को देखकर आकर्षित हुए और यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, इस अवधि में हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। उस समय कोई भी जातिगत धर्म का बंटवारा नहीं था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। तो हिंदू और मुस्लिम की संस्कृतियां जब मिली तो एक विशिष्ट पहचान हमारे भारत को मिली हुई थी। यह संस्कृति समेकन कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला आदि से परिलक्षित होती है। इसी से हमें पता मुगल काल है, जब मुगल काल हुआ तो स्थापत्य काल शुरू हुआ। स्थापत्य काल में जगह जगह उन्होंने अपने मकबरे, मस्जिद, इन सभी चीजों का निर्माण कराया। तो मुगल काल को स्थापत्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संगीत कला में भी हुआ करते हो, अलग अलग साहित्य उत्पन्न होके आया। पांचवा पॉइंट देखिए, धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ, कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। तो अलग अलग तरह के राजा महाराजा आए, किसी ने सोने का सिक्का चलवाया, किसी ने चांदी की मोहरें चलवाई। इस तरह से क्या हुआ? अलग अलग परिवर्तन भी होने लगे। तो जो भी हमें मुद्राएं मिली, जो मध्यकालीन समय से जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई, ये हमारे उस समय के आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती थी। जैसे किसी राजा ने सोने की मुद्रा चलाई, या उस समय क्या था? हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रही। फिर कोई राजा है, उसने सोचा कि सोने की मोहरें बनाना तो व्यर्थ है, इसकी जगह पर हम दूसरा किसी और धातु की मोहरें चल रहा है, इसका इस्तेमाल किसी और कार्य में करें। तो इस तरह से परिवर्तन होते चले गए। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, भक्ति एवं सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल तथा सहिष्णुता का भावना
भी उत्पन्न हुई। उसी समय क्या था, मुगल शासन थे, तो अलग जगह देश में, उत्तर भारत की बात की जाए तो जगह देश में लड़ाइयां चल रही थी। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में सूफी संत लोग भी अपना कार्य कर रहे थे। ये लोग नई कविताएं या धार्मिक चीजों के ऊपर जोर दे रहे थे। उस समय को धार्मिक समय भी कहा गया। फिर भारत के अधिकांश प्रादेशिक भाषाएं इसी काल में विकसित हुई। तो इसी काल में क्या हुआ, विभिन्न अलग जगह से, प्रदेशों से लोग आकर भारत में बसने लगे और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का भी जन्म हुआ। 8वां पॉइंट देखिए, नवीन धर्म दीने इलाही तथा सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं आदि इसी काल में विकसित हुई। अब जैसे दीने इलाही धर्म के इसके स्थापना अकबर ने करवाई थी, तो इस तरह के बहुत सारे धार्मिक चेंजेस भी आए, नए धर्म भी उभर कर आए, किंतु समाज में स्त्रियों के स्थान तथा स्तर में गिरावट दर्ज हुई। लेकिन सबसे दुखद क्या कारण था कि स्त्रियों का समाज में क्या थी, गिरावट दर्ज, उनका सम्मान कम हो गया। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं हुई, यह दुखद कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत, यानी ऐसे कौन से स्रोत है, साधन है जिनके द्वारा हम मध्यकालीन समय के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। पहला दिया है विदेशी यात्रियों की यात्रा के वर्णन। बहुत से फारसी, तुर्की, वो सभी भारत की प्रबुद्ध संपन्नता की चर्चाएं पूरे देश में फैली हुई प्रदेशों में, उसकी भारत की चर्चा सुनकर वो भारत आए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि देखिए भारत भाई कैसा देश है, यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, उनका बहुत आदर सम्मान किया गया राजा महाराजाओं द्वारा। फिर उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत सारी लेख लिखे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों द्वारा यहाँ के राजकाल, यहाँ की चीजों के बारे में जो वर्णन किया गया, उससे भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर सेकंड है सामाजिक साधन। सामाजिक साधन क्या है, पत्थर के स्तंभ पर खुदे लेख अथवा ताम्रपत्र मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पर लिखवा दिया जाता है, राजा महाराजाओं की उपलब्धियां लिखवा दी जाती है। ये सभी भी स्रोत हैं हमारे। फिर आपका साहित्यिक साधन दिया हुआ है। साहित्यिक साधन में पुस्तकें हो गई, ताड़पत्रों पर लिखी हुई जानकारियां हो गई, महाभारत के पाठ हो गए, ये सारी चीजें आपके साहित्यिक साधन के रूप में आती हैं, जिनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका दिया है मध्यकाल का विभाजन। अब मध्यकाल का विभाजन कैसे किया है, 2 पॉइंट्स में किया हुआ है यहाँ पे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। यहाँ देखिए 8वीं से 18वीं है, तो 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के समय को क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद जब 13वीं से आगे 18वीं शताब्दी तक है, उसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल में क्या था, इसके अंतर्गत प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल तथा उत्तर भारत के राजपूत राजाओं और चोल साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन किया गया है। यानी उस समय सभी राजाओं का शासन चलता था देश में, तो उनके बारे में चर्चा की गई है। फिर उत्तर मध्यकाल में देखा जाए, इसे 13वीं शताब्दी के बाद के काल को कहा गया है, 13वीं से 18वीं शताब्दी के काल को। इसमें क्या होता है, जिसके अंदर दिल्ली के सुल्तान, बहमनी और विजयनगर राज्य तथा मुगल साम्राज्य का इतिहास शामिल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप विश्व के अन्य भागों में घटित प्रमुख घटनाएं। विश्व के अन्य भागों में अलग अलग घटनाएं घटित हुई, क्या क्या थी। इसी समय पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिनका भारत के इतिहास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। पहला देखिए, अरब में इस्लाम का उदय। अब अरब देश जो भी था, वहां पे किसका उदय हो चुका था, इस्लाम धर्म का। एक नई संस्कृति व विचार धारा से भारत के इतिहास में एक नए अध्ययन का गठन हुआ। इस समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अलग अलग कबीलों में बटे होने के कारण अरब में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस्लाम में किसी देवी देवताओं की पूजा न करके बल्कि काबा कहे जाने वाले स्थान की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में क्या होता था कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, काबा कहे जाने वाले किसी स्थान की पूजा किया करते थे।
इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग 5 बार नमाज पढ़ते थे। अब ये रिवाज फॉलो होने लगा, जिससे हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी बड़ी कठिनाइयों के सामना करना पड़ा। इनका विवाह खदीजा नामक धनवान स्त्री से हो गया था। मोहम्मद साहब खदीजा के यहाँ काम किया करते थे। उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसने इनसे विवाह कर लिया। उस समय अरब में अनेक कबीले थे जो आपस में झगड़ते रहते थे। मोहम्मद साहब ने भी सभी को एकता में बांधने का प्रयास किया। इसके बाद 40 वर्ष की आयु में उनको सत्य के दर्शन हुए, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्हें लगा कि परमात्मा द्वारा उन्हें पैगंबर के रूप में चुना गया है, यानी ईश्वर का एक दूत के रूप में चुना गया है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? परमात्मा का संदेश बताने वाला या देने वाला। मोहम्मद साहब ने ईश्वर के संदेश को ग्रंथ में संग्रहित किया। इस ग्रंथ को कुरान कहा जाता है। ईश्वर ने जो भी उनको कहा उन्होंने उसे एक कुरान में लिख दिया या एक पुस्तक में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम क्या हो गया? कुरान। कुरान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की पवित्र किताब है। जो कुछ लोग जो मोहम्मद साहब के पैगंबर की भांति ही पूछते हैं, उन्होंने बताया कि ईश्वर क्या है? एक है, जिसके कारण सन 622 उन्हें मक्का छोड़कर पास के शहर मदीना जाना पड़ा। उन्हें यहाँ यात्रा हिजरा या हिजर कहलाती थी। इसी कारणवश ऊंच नीच का भेदभाव हुआ, जिसके कारण उन्हें उस शहर छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस तरह से लोग हज करने लगे, हिजरा कहलाने लगी ये प्रथा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए इस्लाम धर्म के कुछ मुख्य चीजें थी। इसमें विशेष माना जाता है रमजान के पूरे महीने में व्रत अर्थात रोजा रखने का विधान है। इस्लाम धर्म में पूजा करने को नमाज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यूरोप की राजनीतिक दशा। यूरोप की राजनीतिक दशा उस समय क्या थी? मध्यकाल में पूरे यूरोप में स्थिति डामाडोल थी। संपूर्ण राजनीतिक जीवन एक ही भूचाल सा आ गया था। इस काल में जहाँ चीन, भारत और अरब सभ्यता के क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे, वहीं यूरोप की सभ्यता पतन के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। अनेक आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और जिस प्रकार से यूरोप की जो संस्कृति थी वो नष्ट होती चली जा रही थी, यानी अलग अलग देशों से लोग यूरोप पर आक्रमण कर रहे थे। सामंतवाद का उदय देखिए। सामंतवाद क्या? फ्यूडलिज्म इसे कहते हैं। मध्यकाल के समस्त यूरोप अंधकार से गुजर रहा था। शिक्षा का प्रकाश था, चर्चा और मठों तक सीमित है, यानी लोग शिक्षित नहीं थे। ठीक है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं था। इस काल में यूरोप में जो नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ उसे सामंतवाद का नाम दिया गया। सामंतवाद लैटिन भाषा के फ्यूडम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का बंटवारा जो सेवा के बदले में दिया गया हो। यानी लोग क्या करते थे कि खेत के खेत खरीद लेते थे, किसी कारण कब्जा कर लेते थे, लोगों को उसमें क्या करते थे? काम करवाते थे। जमींदारी प्रथा का उदय हो गया था। राजा अपने उस सेवकों को जो उनकी युद्ध में तथा अन्य प्रकार से सेवा करते थे, नगद वेतन देने की अपेक्षा भूमि क्या करते थे? भूमि का एक टुकड़ा दान में दे दिया करते थे। भूमि व्यवस्था यूरोप में सामंतवाद के नाम से विख्यात हो गई थी। धीरे धीरे लोग उससे अपना कब्जा कर लिया करते थे। भूमि प्रदान करने वाला व्यक्ति लॉर्ड और भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति वेस्लर कहलाता था। वेस्लर की सामंत था। सामंत अपने लॉर्ड के प्रति स्वामी भक्त रहता था। सामंत अपनी भूमिका किसानों और भूमिहीन मजदूरों को देता था, यानी वो क्या करता था? उसमें मजदूरों से खेती बाड़ी कराता था। ठीक है, एशिया का घटनाक्रम देखिए। 9वीं शताब्दी तक आते आते अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई। उनके अधीन सभी प्रांत संग हो गए। उनमें गजनी और गौरी के प्रांत भी थे। सल्जुक तुर्क जो मध्य एशिया के शक्तिशाली थे, पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने इनसे कुछ प्रांतों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 11वीं शताब्दी तक सल्जुक तुर्क पश्चिम एशिया में शक्तिशाली बने रहे और फिर अपने शासन की स्थापना की। बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया आधुनिक इस्तांबुल थी। बिजेंटाइन साम्राज्य वैभव और विस्तार में रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी बन गया। एशिया के घटनाक्रम में ये दिखाया गया है कि अलग अलग प्रदेश के लोग उसमें क्या करते थे?
उस देश पर अपना शासन स्थापित करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। अलग अलग राजनीतिक गतिविधियां हुई वहां पर, कुछ सामाजिक गतिविधियां भी हुई, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मध्यकाल में भारत की स्थिति। अब मध्यकाल में भारत की स्थिति क्या थी उसका वर्णन किया गया है। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य प्राय एक दूसरे से क्या करते थे, आक्रमण कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मुगलों का समय साम्राज्य था और उत्तर भारत में जितने भी मुगल थे सब एक दूसरे से आक्रमण करने की प्रतिबद्धता लगी हुई थी। परंतु दक्षिण भारत में इस समय शक्तिशाली चोल राजाओं का शासन था। उन्होंने दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र को जीत लिया था और उनकी सेनाएं उत्तर भारत में गंगा नदी तक आ गई थी, यानी दक्षिण से लेकर उधर गंगा नदी तक फैल चुकी थी। चोल शासक बड़े धनवान हुआ करते थे। उन्होंने अनेक मंदिर के निर्माण में धन व्यय किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर ज्ञानार्जन के केंद्र होते थे। यहाँ लोग आते थे और ऋषि मुनि आते थे जिन्हें विज्ञान की प्राप्ति करने, ज्ञानार्जन के लिए बनाए गए थे। इस समय वहाँ ऐसे विचारक और दार्शनिक विद्यमान थे जिनकी शिक्षा ने संपूर्ण भारतीय विचारधारा को क्या कर दिया था, बदल दिया था और प्रभावित कर दिया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति विकास में विचारक एवं दर्शनों के महत्वपूर्ण योगदान था। बट बाद में उत्तर मध्यकाल में सुल्तानों व मुगल शासकों या मुगल वंशों के शासकों के आने से भारतीय संस्कृति और कला पर इन लोगों की संस्कृति का कला का प्रभाव क्या हुआ, और भी अधिक प्रभाव पड़ा। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मैचअप फिलअप बहुविकल्प में जो भी प्रश्न है वो करिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर से मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। पहला है मध्यकाल से क्या आशय। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है मध्यकाल के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे ही आप टॉपिक में जाएंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। रेशम अभिलेख क्या होते हैं, मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ये आपको करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।